मित्रों नमस्कार। आज एक मैं बड़े ख़ास विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी विश्व युद्ध जिस तरह से चल रहा है, ऐसा ही अब हर जगह होने की स्थिति बन रही है और भारत में भी इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। और इसके प्रभाव की शुरुआत कैसे होगी? ये होगी भारत के अंदर अंतः कलह कराने से। तो अंतर्कलह जितनी बढ़ती जाएगी, भारत की स्थिति उतनी ही बिगड़ती जाएगी। और इसमें कई एजेंसी हैं भारत में जातिवाद को लेकर, भारत में हिंदुओं को तोड़ने को लेकर बहुत तेज़ी से वर्क कर रही हैं और इतना तेज़ी से काम कर रही हैं कि वो कहना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक स्थिति बनती है कि आप जब संसद सत्र में देखेंगे तो विपक्ष का जो रवैया आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी अप्रोच लगा के बैठे हुए हैं। गृहयोग बताते हैं कि अब आने वाले समय में भारत की संसद बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, ना ही विपक्ष उन्हें कुछ काम करने देगा। आए दिन हड़तालें होना और जो इनका संसद का सत्र होता है उसको भी पूरा नहीं चलने देना, ये सारी स्थिति गृह गोचर से समझ में आ रही है। अभी आपने देखा कि चुनाव हुए, चुनाव में विपक्ष को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई और ईवीएम का मुद्दा लगभग जीरो हो चुका था। लेकिन एक विदेशी पैदा हुए कुकुरमुत्तों की तरह, उन्होंने अमेरिका के लिए एक स्टेटमेंट दिया कि ईवीएम पर भरोसा अमेरिका चुनाव में नहीं किया जा सकता। उस कुकुरमुत्ते को देखते हुए भारत के भी जो अभी जितने कुकुरमुत्ते ठंडे हो गए थे वो वापस उठाए ईवीएम का मुद्दा, वोटिंग हाथ से कराओ, वोटिंग हाथ से कराओ। तो ये एक घटिया सोच की ओर संकेत कर रहा है कि जब एक बार इस स्थिति में पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं कोई दोष है नहीं। और कई बार बात भी आगे आ चुकी है कि ईवीएम को चेक कर लें। जब चेक करने की बारी आई कोई नहीं पहुंचता, जब हार जाते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। तो वैसे भी इसमें चुनाव आयोग को बहुत सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है कि मस्को को भी ठोक दें और इनके जितने विपक्षी कूद रहे हैं सबको भी एक साथ बिठाएं और ईवीएम को सामने रख दें, भैया करो इसमें उठापटक। और ये राष्ट्रीय लेवल पर एडवर्टाइज होने के बाद इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इनके सारे वैज्ञानिकों को भी ले आए जो इसमें घपले कर सकते हों, जितने हैकर पड़े हों सबको लेकर आ जाओ। तो एक बात तो बहुत क्लियर करनी चाहिए कि यदि क्लियर नहीं करेंगे तो ये जो भूत है बार बार उठता रहेगा और संसद में गतिरोध पैदा करता रहेगा। दूसरा, अभी नीट के एग्ज़ाम हुए मेडिकल वाले, जब कोई घपला सामने आ रहा है तो सीधा सा सरकार को उठाकर रद्द करके वापस नए सिरे से परीक्षाएं करा लेनी चाहिए। अन्यथा ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं ये भारत को तोड़ने का काम करेंगे। नीट को लेकर भी विपक्ष इकट्ठा होगा, फिर विदेशी संगठन इकट्ठे होंगे, फिर उनकी वो संगठन लोग अपने अपने पैसे फंडिंग लेकर आएंगे और वो एक मुद्दे को फिर मुद्दा है नीट के एग्ज़ाम का और वो फिर आतंकवादी वर्सेस सरकार वाला मुद्दा खड़ा हो जाएगा। जैसे एक आप किसान आंदोलन देखा हो, जो किसान आंदोलन शुरू हुआ किसानों से और समापन हुआ खालिस्तान से, तो वही स्थिति फिर यहाँ पर निर्मित होगी। तो ये जो गृहयोग ऐसे बन रहे हैं कि इसमें सरकार को भी विपक्ष की हलचाल को बहुत अच्छे से समझकर तत्काल निर्णय लेने होंगे। किसी चीज़ को टांगने से कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया में उनके अपने अलग सिनेरियोज हैं। वो देश टू देश लड़ते हैं, या देश के अंदर ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान को टूटने में बहुत टाइम थोड़ा लगेगा। आप अभी विपक्ष का आपने एक नया शगुफा देखा होगा कि हर व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए दे देंगे। इतनी भारत की इकोनॉमी नहीं, कहाँ से लेके आ जाएंगे? आपने बांट दिए 1-1 लाख रुपए, जितने को बटे उतने को बांट दिया। अब क्या करोगे आप? आपकी सारी चीज़ें जीरो होगी। ना सेना के लिए आपका फंड मिलेगा, ना प्रोग्रेस के लिए फंड मिलेगा, ना रोड के लिए मिलेगा, ना बच्चों के लिए मिलेगा, ना मेडिकल के लिए मिलेगा। सारी फैसिलिटीज ठप। फिर क्या करोगे आप? फिर चीन की तरफ मुँह ताकोगे, पाकिस्तान की तरह। फिर वो आपको लॉलीपॉप पकड़ाएगा और एक एक करके एग्रीमेंट कराता जाएगा। बम्बई मेरा, दिल्ली मेरा, मद्रास मेरा, कलकत्ता मेरा, लिख के साइन करते आओ, देते आओ, देते आओ। जनता को बुलावे में रखोगे, जैसा पाकिस्तान में रखा जाता है। मूर्खों की तरह जनता वहाँ लगी रहती है। और अब समझ में आ रहा है कि अभी क्या क्या हुआ हो। तो ये जो नेगेटिव स्थिति बन रही है, ये गृह योग से भी बहुत तेज़ी से बन रही है। इसमें ऐसा नहीं कि इन लोगों के षड्यंत्र ही हैं। षड्यंत्र
करना एक अलग बात है, षड्यंत्र का सफल होना एक अलग बात है। तो अभी के जो ग्रह योग बता रहे हैं, ये ग्रह योग ये बता रहे हैं कि ये षड्यंत्र सफल होने वाला है। भारत की कुंडली में भारत के सूर्योदय का यदि अध्ययन करते हैं तो उसमें कर्क लग्न में सूर्य, शुक्र, शनि, चंद्र, बुध विराजमान है, गुरु चतुर्थ भाव में है, केतु पंचम भाव में है, राहु एकादश में और मंगल है द्वादश भाव में। और अभी मंगल की ही महादशा चल रही है और 2020 से ही ये षड्यंत्र चल रहे हैं। 14 सितंबर 2020 से महादशा शुरू हुई है, 2027 तक चलेगी। द्वादश भाव में मंगल विराजमान है, शत्रु स्थान को देख रहे हैं। तो शत्रु नाना प्रकार के षड्यंत्र करके भारत को कमज़ोर करने का प्रयास करेगा। एक तो पार्टी मात खा गई कि उनने पार्टी में अंदरूनी लड़ाई कर ली है, तो जो उन्हें पूर्ण बहुमत मिलना था बहुमत तक ही नहीं पहुंच पाए। तो मंगल का पहला काम तो यही है कि विवाद करा देना, तो उसने आपस में विवाद करा दिया। अब दूसरी स्थिति है कि सांसदों में आपस में विवाद करा देना। अब वो नई चीज़ खड़ी होगी यहाँ पर आके कि अब संसद सत्र जैसे ही चलना शुरू होगा तो ये जो मंगल बैठा हुआ है, ये मंगल शपथ ग्रहण कुंडली में 6ठे स्थान पर है। शपथ ग्रहण की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न है। शनि चौथे स्थान पर, राहु पंचम भाव में, मंगल 6ठे स्थान पर, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र सप्तम भाव में, चंद्र भाग्य स्थान पर, केतु हैं एकादश भाव में। अब यहाँ स्थिति आप बड़ी विचित्र देखें, दोनों कुंडलियों की स्थिति देखें आप। राहु और केतु, केतु एकादश भाव में, राहु पंचम भाव में है शपथ ग्रहण में। भारत की कुंडली स्वतंत्र सुबह की कुंडली, उसमें राहु एकादश भाव में है और केतु पंचम भाव में है। सूर्य, शुक्र, बुध ये भारत के प्रथम भाव में है और सूर्य, बुध, शुक्र शपथ ग्रहण के सप्तम भाव में है। तो जो केंद्र का योग यहाँ पर बन रहा है वो जस्ट अपोजिट हर जगह बन रहा है। मंगल यहाँ द्वादश भाव में है भारत में, तो यहाँ 6ठे स्थान पर है। तो ये जो शपथ ग्रहण हुए हैं तो ये समीकरण यूं ही नहीं बन जाते हैं। पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, अच्छे देवज्ञ से आप मुहूर्त निकालें तो अपने हिसाब से निकालता है, लेकिन होता वही है जो राम रचि रखा, परिस्थिति वैसी होती चली जाती है। तो अभी जो मंगल की स्थिति बन रही है, शपथ ग्रहण की स्थिति देखते हैं उसमें और भारत की स्वतंत्रता की कुंडली देखते हैं उसमें, ये दोनों ही ग्रह योग ऐसे बताते हैं कि 9 जून 24 के बाद से जो स्थिति नेगेटिव रहेगी ये नेगेटिव बनी रहेगी। ऐसे ही संसद सत्र में उठापटक होती रहेगी और लगातार मस्क जैसे लोग परेशानी में खड़ी करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें शपथ ग्रहण कुंडली में आती है, पंचम भाव में राहु और 6ठे स्थान पर मंगल, यहाँ पंचम भाव में केतु और मंगल की महादशा। ये संकेत दे रही है कि ऐसे समय में अराजकता का माहौल पैदा किया जाएगा और तोड़ने के लिए जातिगत जनगणनाएं जो कराई जा रही है, जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराई जा रही कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलना है, सिर्फ तोड़ने के लिए। जैसे अभी आपने देखा होगा एक माहौल बनाया गया, मुसलमान, यादव, हरिजन एक कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, भारत तो मजबूत हुआ नहीं। यदि मुसलमान इतने प्रिय हैं तो बांग्लादेश में एक आध यादव के साथ इनका कोई कॉम्बिनेशन है क्या? पाकिस्तान में इनका यादवों के साथ कोई कॉम्बिनेशन है क्या? पाकिस्तान में मुसलमान ईसाई एक साथ रह रहे हैं क्या? बांग्लादेश में भी ईसाई वैसाई रहते हैं क्या? कश्मीर से हिंदुओं को कैसे नष्ट किया? पंडित भगाए जा रहे हैं, पंडित भगाए जा रहे हैं। तो एक सिनेरियो बाकी जातियों में लगा कि पंडितों की बात है, हम तो काम तो बड़े सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरी जाति वाला हिंदू है वहाँ पर कश्मीर में जाके देखो आप, एक भी हिंदू बचा हो तो? भैया पंडित भगाए गए थे, बाकी के हिंदू तो रहना थे वहाँ पे, इनका इतना प्रेम था, पंडितों से विरोध था, बाकी लोगों में भाईचारा था, तो हुआ क्या वहाँ पर? नहीं हुआ। ये कब हुआ? जब सरकार कांग्रेस की विराजमान थी। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। मतलब इतनी बड़ी सरकार हो और सिर्फ ये नैरेटिव फैला जाए कि हिंदू सिर्फ ब्राह्मणों को भगाया जा रहा है। सरकार वहाँ पर स्टेटमेंट नहीं ले सकती कि हिंदुओं को भगाया जाता है, रोका जाए वहाँ पर। लेकिन स्पेशली ये अभियान चलाया गया सिर्फ नाम लेकर कि पंडितों पर अत्याचार हो रहा है, ताकि बाकी चीज़ें ना भड़कें, ताकि लोग सजग ना हों। सबसे बड़ी बात, लोग सजग ना हो, इसलिए सारे काम किए गए। उस समय यदि लगता है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, फिर वापस जो हिंदुओं में ने एक फूट डलवाई थी आदिवासी और हरिजन और ओबीसी और SC/ST करते हुए, वो सारी इनकी फूट वापस एकता में कन्वर्ट हो जाती। राम मंदिर के नाम पर हिंदू जैसे ही एक हुआ, तत्काल उनका एक नया से हुआ, फिर छूटना शुरू हुआ कि जातिगत जनगणना, जातिगत लोग,
मुस्लिमों का तो एक व्यक्ति कहीं से भी आके कहीं लड़ लेता है, उनका ये तो हमारा आदमी है। हिंदुओं में ही आदमी ढूंढना शुरू करता है, मेरे क्षेत्र का नहीं है, मेरी जाति का नहीं है, मेरे समाज का नहीं है, मेरा पड़ोस का नहीं है, बस, और उस पर आपके यहाँ आग लगा दी जाती है। तो बात यही है कि अब आग लगाने की स्थिति यहाँ पर बन रही है। जो नेगेटिव स्थिति बन रही है वो काफ़ी नेगेटिव बन रही है। उसकी ओर थोड़ी से ग्रह योग संकेत कर रहे हैं कि अब देश जातिगत रूप से फिर तोड़ा जाएगा, संसद सत्र को चलने नहीं दिया जाएगा। लगातार नेगेटिव स्थिति इसमें बन रही है। ग्रह योग भी ये संकेत दे रहे हैं कि इस कार्य को करने में विपक्ष सफल होने वाला है, लेकिन देशवासियों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि उन्हें इन षड्यंत्रों को समझना होगा, कौन किस बात को लेकर बातें कर रहा है। चाहे पक्ष हो, क्योंकि पक्ष भी अपना अड़ियल रवैया लगाए बैठा रहता है, उसमें भी कोई उनको समझ नहीं आता है। जैसे एग्ज़ाम नीट का हुआ, इतने सारे घपले हुए, हटाओ, वो अपनी जिद पर हैं, ये अपनी जिद पर हैं। इन सब से हो रहा देश को नुकसान है। हम देशवासी जो आपस में प्रेम से रहते हैं, ना जातियों में ना बटे, ना किसी में बटे हुए, सारे रिश्तेदारी आपस में बनी हुई है, वो सब तोड़ी जा रही है। अल्पसंख्यकों का हिसाब किताब तो आपने देख लिया कि अब वो भारत के रहे नहीं, और ना भारत का विभाजन जो हुआ था वो इसी बेस पर ही हुआ था कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए भारत पाकिस्तान को तोड़ा गया। लेकिन विदेशी शक्तियों ने वापस अल्पसंख्यकों को यहाँ पर बसाकर भारत को तोड़ने का एक प्रयास किया, जिसमें वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये स्थिति बन रही है। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से तो सफल होने वाले हैं ही नहीं, सारा खेल ही 2027 में ख़त्म हो जाएगा। सितंबर 25 के बाद जो स्थिति बनेगी वो इतनी घातक होगी कि ये सब जितने भी कुकुरमुत्तों की तरह कूद रहे हैं, ये सब वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे कुकुरमुत्ता उगता है और गर्मी आते ही सब खत्म हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ होने वाली है। जब भारत का चूँकि भाग्योदय हुआ है, भारत तब चूँकि विश्वगुरु बनने वाला है, तो कोई ना कोई शक्ति अदृश्य रूप से भारत के साथ काम करेगी और इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको नष्ट कर देगी, ये पक्का है। लेकिन उस नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने में आपकी भी भूमिका है। आप चाहें तो कौरवों की तरफ खड़े हो सकते हैं, आप चाहें तो पांडवों की तरफ खड़े हो सकते हैं। ज्योतिष के आकलन से मेरा यही वो है कि आपको इसमें एक निर्णायक भूमिका निभाना है। आपको देश के साथ जाना है या जातियों में आपको बंटना है। जातियों में बटोगे मारे जाओगे, एक रहोगे बच जाओगे। यही सिद्धांत भगवान कृष्ण ने उस समय भी कहा था। कौरवों के साथ जो रहे मारे गए, पांडवों के साथ जो रहे बचे, और जो भी स्थिति रही वो आपके सामने है। और वही स्थिति अब कुंडली के बेस पर जो मैंने अध्ययन किया है, इसके बेस पर बहुत तेज़ी से होने वाली है। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।